मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं हेलो मनी 9 और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। एक बड़ा हादसा जो हमने इस वीकेंड में देखा, ओडिशा ट्रेन हादसे में सैकड़ों लोगों की जान चली गई हैं। अभी तक कई लोगों का कुछ अता पता नहीं लग रहा है। हादसों में अपने परिजनों को खोए परिवारों के लिए ये काफ़ी मुश्किल वक्त है। निश्चित तौर पर इस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती है, लेकिन ऐसे ही जोखिमों से आर्थिक तौर पर सुरक्षित रहने के लिए ये एक बीमा लिया जाता है, ट्रैवल इंश्योरेंस या पर्सनल एक्सीडेंट बीमा। हादसे के बाद 24 घंटे नहीं बीते, IRDA ने सभी कंपनियों से कह दिया है कि वो आगे बढ़कर आएं और लोगों के बीमा दावों को जल्द से जल्द सेटल करें, कागजी कार्रवाई में बीमा को ना उलझाएं। सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार या नियामक को ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है। इसके पीछे वजह यह है कि बीमा दावों को निपटाने की प्रक्रिया आसान नहीं होती। पहले से दुख झेल रहे परिवारों का हौसला कई बार बीमा कंपनियों के दफ्तर जाकर टूट जाता है। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं, समझते हैं कि इस तरह के हादसों से निपटने वाले वो कौन से बीमा है जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक अहम हिस्सा है और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में उसको आपको जगह देनी है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आज के हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मुकेश जिंदल, CFP हैं, पार्टनर है अल्फा कैपिटल के। इनसे हम वो सारे सवाल पूछेंगे जिससे कि ट्रैवल इंश्योरेंस और दुर्घटना बीमा को लेकर आपको एक क्लैरिटी मिल सके। वैसे अगर आप भी डॉक्टर जिंदल तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं और अपने सवाल रखना चाहते हैं तो आप इस तरह से हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9311211874 पर, या फिर आप हमें ईमेल कीजिए money9query@tv9.com पर। इसके अलावा आप ये ध्यान रखें कि अपने सवाल को जब भी आप भेजें तो बहुत क्लैरिटी से पूछिएगा। जितनी ज़्यादा जानकारी देंगे उतने अच्छी तरीके से हम उसका जवाब दे पाएंगे, हमारे एक्सपर्ट उसे समझ पाएंगे। यूट्यूब के चैट बॉक्स में राइट हैंड पर आपको नजर आएगा, उस पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की बातचीत की। डॉक्टर जिंदल, थैंक यू सो मच, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। मैं समझना चाहूंगी सबसे पहले तो IRCTC जो एक 35 पैसे में हर टिकट के साथ आपको एक इंश्योरेंस देता है रेल ट्रैवलर को, लेकिन इसके कंडीशंस भी बहुत हैं कि आप ये ऑनलाइन खरीदेंगे तभी मिल सकता है आपको। तो जिन लोगों ने ऑनलाइन टिकट खरीदा होगा, क्या उनके टिकट में ये ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है, कैसे जुड़ता है और इसके क्लेम करने का क्या प्रोसीजर होता है सर, किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है? थैंक यू प्रियंका। जो IRCTC का ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान है, क्योंकि एक रिस्क कवरेज करता है कल को कोई भी एक्सीडेंट होता है। और ये जो प्लान है इसके आपने सही बोले कुछ कंडीशंस हैं। ये नॉर्मली अवेलेबल होता है जब आप कोई टिकट खरीदते हैं IRCTC के वेबसाइट या ऐप से। आप अगर टिकट काउंटर से खरीदेंगे तो आपको ये इंश्योरेंस कवरेज नहीं मिलेगा। तो जब आप खरीदते हैं तो उसमें आपके पास ऑप्शन आता है कि आप ये इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं कि नहीं खरीदना चाहते हैं। और अगर आप खरीदेंगे तो आपको 35 पैसे देने पड़ेंगे। और IRCTC का डेटा अगर हम देखें तो ओनली 54% लोग ये पॉलिसी क्लेम करते हैं, या क्लेम मतलब अप्लाई करते हैं उसके लिए। अब इसमें होता क्या है, जब आप पॉलिसी के लिए अप्लाई करते हैं आपके पास पॉलिसी का डॉक्यूमेंट आ जाता है, और अगर कोई हादसा होता है जैसे अभी ये उड़ीसा वाला ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है विच इज अ वेरी सैड इंसिडेंट, तो इसमें क्लेम का प्रोसेस बहुत ही सिंप्लीफाई कर रही है। जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे रेगुलेटर है, उन्होंने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनीज को कि वो जल्दी से जल्दी इसको क्लेम प्रोसेस को कंप्लीट करें। अब इसको क्लेम करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। जब आप पॉलिसी कोई खरीदते हैं IRCTC की वेबसाइट से तो आपके पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट आता है कि इंश्योरेंस कंपनी का। नॉर्मली वो जो इंश्योरेंस कंपनी का डॉक्यूमेंट आता है वो SBI इंश्योरेंस से आएगा या लिबर्टी इंश्योरेंस से आएगा। तो आपको करना क्या है, जो लीगल हेयर है या नॉमिनी जो है उनको करना क्या है, जो आपकी नियरेस्ट ब्रांच है इंश्योरेंस की, आप वहां जाएंगे और आपको 5 डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। वो 5 डॉक्यूमेंट्स बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला तो क्लेम फॉर्म है जो आपको इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में ही मिलेगा, और उस क्लेम फॉर्म पे जो साइन करेंगे नॉमिनी या लीगल हेयर साइन करेंगे। दूसरा जो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा वो आपको एड्रेस प्रूफ, जो नॉमिनी या लीगल हेयर है उनको देना पड़ेगा, फोटो आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। तीसरा कैंसल चेक आपको देना पड़ेगा ताकि पैसा आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आ जाए। जो लास्ट डॉक्यूमेंट है दो, वो रेलवे अथॉरिटी देती है। पहला होता है उसमें कंफर्मेशन होता है कि ये एक्सीडेंट हुआ है, और दूसरा होता है पैसेंजर की लिस्ट जो अफेक्ट हुए हैं। नॉर्मली ये दोनों डॉक्यूमेंट ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनीज को दे दिए गए हैं।
तो इस समय जो नॉमिनी या लीगल हेयर है उनके लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। वो ब्रांच में जाइए, क्लेम फॉर्म लीजिए, अपनी आइडेंटिटी प्रूफ लगाइए और कैंसल चेक लगाइए। आपको बहुत फटाफट सेटलमेंट मिलेगा। ओके। इनफैक्ट सारी एलआईसी और इंश्योरेंस पॉलिसीज ने काफी रिलैक्स कर दिए हैं टर्म्स। लेकिन आपने जैसा कहा कि ऑनलाइन आप खरीदेंगे टिकट उस पर ही मिलेगा, और उसमें भी हम देख रहे हैं कि ओनली 54% पीपल बाय दिस इंश्योरेंस, क्योंकि ये ऑप्शनल होता है। यू कैन ऑप्ट आउट ऑल्सो, नॉट नेसेसरी आप खरीदें। लेकिन जो लोग काउंटर पे जाके टिकट खरीदते हैं, जो जनरल बोगी में सवार होते हैं, या जिसे ऑनलाइन खरीदने की समझ नहीं है, जो काउंटर में जाके खरीदते हैं, यानी वो तो टोटली इस पूरे से आउट ही हो गए ना। उनको तो इस तरह का कोई आईआरसीटीसी वाला ये 35 पैसा वाला इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका जी, आपने बिल्कुल सही बोला। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि सिर्फ ऑनलाइन जो खरीद रहा है उसी को मिल रहा है, बिकॉज हमारी जो पॉपुलेशन है वो काफी लोग इंटरनेट इतना यूज नहीं करते हैं, अभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यूज नहीं करते हैं। वो काउंटर या एजेंट्स के थ्रू टिकट बुक कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये जो ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी है वो सिर्फ ऑनलाइन को मिल रही है। एंड मेरे ख्याल से शायद इस इंसिडेंट के बाद जो हमारे रेगुलेटर हैं वो चेंज करें, क्योंकि इसमें प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं जाता, 35 पैसा ही जाता है। इनफैक्ट अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेरा सजेशन यही होगा कि इसे कंपलसरी कर देना चाहिए कि आप पॉलिसी मतलब टिकट कहीं से भी लीजिए, आपका इंश्योरेंस प्रोटेक्टेड रहेगा, आपको पॉलिसी बाय डिफॉल्ट मिलेगी। राइट, आई टोटली अग्री विथ यू, क्योंकि मुझे लगता है एक बहुत बड़ा तबका है जो, जैसा कि आपने कहा, टिकट विंडो में जाके टिकट लेता है, जनरल बोगी में सफ़र करता है, उन्हें तो इस तरह का प्रोटेक्शन मिल ही नहीं रहा है। साथ ही में अगर ये बीमा आपके पास है, ये ट्रैवल इंश्योरेंस है, और अगर उसमें नॉमिनी का नाम नहीं डाला, तब भी ये बीमा बेकार हो जाएगा क्या? अगर नॉमिनी का नाम नहीं डाला किसी ने, बीमा तो ले लिया, पर नॉमिनी का नाम, जो मुझे पता है कि आपको एक मैसेज आता है उसमें आपको भरना होता है, और अगर नहीं डाला तो इस स्थिति में क्या होगा? प्रियंका जी, बहुत कॉमन है कि लोग नॉमिनी का नाम नहीं भरते हैं, क्योंकि होता क्या है, जब आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट से टिकट खरीदते हैं तो बाद में आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी आती है मेल में, और आपको नॉमिनी बाद में भरना होता है, और लोग इतना भरते नहीं है। बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपने नॉमिनी नहीं भरा। वैसे तो नॉमिनी भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे क्लेम प्रोसेस इजी हो जाता है। आप इंश्योरेंस कंपनी में जाएंगे, पैसा मिल जाएगा। बट अगर नॉमिनी नहीं है तो पैसा मिलेगा लीगल हेयर को। तो उसके बाद जिम्मेदारी क्या हो जाती है, जो लीगल हेयर्स हैं उनको डॉक्यूमेंट एडिशनल देने पड़ते हैं। जो एडिशनल डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, या तो वो लीगल हेयर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा या सक्सेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मैं ये भी समझा देता हूँ, ये डॉक्यूमेंट कौन देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में काफी कंफ्यूजन है। जो लीगल हेयर सर्टिफिकेट है वो आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इशू करेगी, या जो आपका डिस्ट्रिक्ट का तहसीलदार है वो इशू करेगा, क्योंकि नॉर्मली उनके पास ये रिकॉर्ड्स होते हैं। आप जाएंगे तो वो आपको ये इशू कर देंगे, और ये लीगल हेयर सर्टिफिकेट आपका हो जाता है। बट जस्ट इन केस लीगल हेयर सर्टिफिकेट नहीं है, कई लोग क्या करते हैं, डेथ सर्टिफिकेट के बाद आप कोर्ट जाते हैं, तो कोर्ट से जब आप ऑर्डर लाते हो वो सक्सेशन सर्टिफिकेट होता है, तो फिर आप या तो सक्सेशन सर्टिफिकेट दे दीजिए या लीगल हेयर सर्टिफिकेट दे दीजिए। सबसे इजी है लीगल हेयर सर्टिफिकेट, बट पैसा जरूर मिलेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट लीगल हेयर को डेफिनेटली पैसा मिलेगा। ओके, अब मैं आईआरसीटीसी के इस ट्रैवल इंश्योरेंस के अलावा जो दो और इंश्योरेंस की बात की जा रही है, इनफैक्ट 3 इंश्योरेंस के एक एक करके पूछना चाहूँगी। एक तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, और दूसरा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY। तो एक एक करके बताइए कि इनका भी फ़ायदा ऐसे लोगों को मिल सकता है जो आईआरसीटीसी में कवर्ड नहीं हो, और शायद इस बीमा को लोग इग्नोर कर देते हैं, या फिर उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। हाँ, ये काफी इग्नोर्ड है, और जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है काफी पॉपुलर भी हो रही है। नॉर्मली हो क्या रहा है कि आप ये पॉलिसी खरीदते हैं अपने बैंक अकाउंट के थ्रू या पोस्ट ऑफिस के थ्रू खरीदते हैं, और इसमें एनुअल जो प्रीमियम मिलता है, प्रीमियम आपको देना होता है वो 436 रुपीज देना होता है ना। इसमें जो बेनिफिट मिलता है, जो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट मिलती है, उसमें आपको 2 लाख मिलता है, या अगर आपके पास परमानेंट डिसेबिलिटी भी हो तो वो 2 लाख मिलता है, और अगर आपकी टेम्पररी डिसेबिलिटी है तो आपको 1 लाख मिलता है। और इसके सेटलमेंट के लिए आपको अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता है, और ये आपको इन एडिशन टू ट्रैवल इंश्योरेंस मिलेगा।
तो अगर आपके पास आईआरसीटीसी का ट्रैवल इंश्योरेंस भी है और ये भी है तो आपको दोनों मिलेंगे, क्योंकि दोनों के टर्म्स एंड कंडीशंस अलग हैं। और जो हमारी हेल्थ पॉलिसी है उसमें अगर आपका कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, कोई मेडिकल खर्चा हो रहा है, तो वो कवर्ड है ना। गवर्नमेंट ने ये जो पॉलिसीज निकाली हैं ये सबके लिए निकाली है, बहुत ही चीप और सस्ती है, और इनका क्लेम प्रोसेस भी सिंपल है। तो सबको लेना चाहिए, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसका क्लेम करें। कई बार हम पॉलिसी लेते हैं फिर क्लेम नहीं करते हैं, आई थिंक वो अच्छी बात नहीं है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, और ये जो उड़ीसा का ट्रेन एक्सीडेंट है बहुत ही इमोशनल इवेंट है, पूरा देश सैड फील कर रहा है, तो इसका सेटलमेंट बहुत फास्ट होगा। राइट तो ये PMJJBY के बारे में आपको बता रहे थे अभी डॉक्टर जिंदल, जो कि सिर्फ 436 रुपए में मिल जाएगा। आपके बैंक से इसका प्रीमियम जो है वो ऑटो डेबिट हो जाएगा और 2 लाख का कवर मिलता है इसमें। IRCTC जो 35 पैसे में देता है, हमने बनाया है कि उसमें आपको किस तरह से मुआवजा मिलता है। मैं चाहूँगी वो मुआवजे वाली प्लेट हम आपको एक बार फिर से दिखाएं। 35 पैसे जब आप टिकट खरीदेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप इसके लिए बीमा पर आप योगदान करेंगे। अगर आप हाँ कहेंगे तो देखिए IRCTC के इंश्योरेंस कवर पर डेथ हो जाने पर परिवार को, नॉमिनी को 10 लाख रुपए मिलेंगे। परमानेंट डिसेबिलिटी होने पर भी 10 लाख रुपए मिलेंगे। आंशिक डिसेबिलिटी पर 7.5 लाख रुपए मिलेंगे। अस्पताल के खर्चे के लिए 2 लाख रुपए मिलेंगे, और मॉडल ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी 10,000 रुपए इस IRCTC के इंश्योरेंस प्लान में मिलता है। तो अगली बार जब आप रेल से सफ़र कर रहे हो इस इंश्योरेंस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा एक और इंश्योरेंस जो है वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसके प्राइस को भी रिवाइज किया गया। पहले 12 रुपए में मिलता था, अब 20 रुपए में मिलता है। ये भी मुझे लगता है 20 रुपए में अगर आपको एक अच्छा खासा 2 लाख का कवर मिल रहा है इसमें भी डॉक्टर चंदन। बिल्कुल, इसमें 2 लाख का कवर मिलता है, और अगर फुल डिसेबिलिटी है तब भी 2 लाख का कवर मिलता है, और अगर पार्शियल डिसेबिलिटी है तब आपको 1 लाख का कवर मिलता है। ठीक है, तो ये हमने 3 बीमाओं की बात की, लेकिन इसके अलावा एक और बीमा जो बीमा कंपनियां बेच रही हैं वो है पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, जो 2 तरीके से खरीदी जाती है। एक तो टर्म प्लान का वो हिस्सा होती है, एज अ राइडर आप लेते हैं, और इंडिपेंडेंट पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी भी लेते हैं। तो अगर आपके पास एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है और इस तरह का कोई हादसा होता है या कोई प्राकृतिक आपदा होती है, तो क्या उसमें वो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी से भी मदद मिलेगी, या वो सिर्फ है कि जब आपकी अकेले की एक्सीडेंट होगी, अगर आप एक सामूहिक इस तरह के हादसे का शिकार होंगे तब क्या पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी काम करती है? प्रियंका जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। नॉर्मली अभी तक हमने गवर्नमेंट की बेनिफिट्स की बात की, गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात की, बट इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पर्सनल एक्सीडेंट कवर है, जो लाइफ इंश्योरेंस जैसे आपने बताया, या हेल्थ इंश्योरेंस में आपको राइडर के हिसाब से मिलता है, आप अलग से भी ले सकते हैं। इसमें अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है जिसमें ग्रुप के लोग इफेक्ट हो गए हैं या कोई नेचुरल कैलामिटी है, तब भी वो कवर्ड होते हैं, और जितना आपने सम एश्योर्ड अमाउंट लिया हुआ है वो पूरा का पूरा आप क्लेम कर सकते हैं। और इसका डिपेंड करता है, जो आप क्लेम लेते हैं, मतलब जो आप सम एश्योर्ड लेते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू कितनी है। ह्यूमन लाइफ वैल्यू नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनीज कैलकुलेट करती हैं कि आप कितनी, आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू है, कितनी आपकी इनकम है, आपको वो कितना कवर कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इंडिविजुअल है वो देखे उसकी, अगर वो कल को नहीं रहे तो उसकी फैमिली के लिए कितना अमाउंट इंपॉर्टेंट होगा, वो उस हिसाब से इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे। तो जो सरकारी इंश्योरेंस पॉलिसी से अगर उससे हो रहा है तो ठीक है, अगर उसको लग रही है जरूरत ज्यादा है तो पर्सनल इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए, और ये बहुत सस्ती आती है। जो एक्सीडेंटल कवर होते हैं इनमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता, तो डेफिनेटली ये लोगों को एनालाइज करके लेना चाहिए। ओके, तो अगर पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी इंडिपेंडेंट लें, सरकार की इन योजनाओं के जरिए नहीं लें, तो उसका खर्चा कितना होगा? खर्चा बहुत कम होता है, एंड जैसे अगर आप 50 लाख का भी इंश्योरेंस पॉलिसी नॉर्मली आप हेल्थ बेनिफिट के साथ लेंगे या लाइफ टर्म के साथ लेंगे, उसमें प्रीमियम 1000-2000 रुपए चढ़ता है, बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है नॉर्मली, क्योंकि ऐसे एक्सीडेंट्स बहुत कम होते हैं। आप अगर ट्रेन का भी एक्सीडेंट्स देखिए कम होते जा रहे हैं, तो इसमें सेटलमेंट इतना होता नहीं है। इनफैक्ट जो IRCTC का भी जो प्रीमियम आता है उससे काफी कम सेटलमेंट होता है। भले ही वो 35 पैसा ले रहे हैं जो हमें कम लगता है, बट उतना भी वो क्लेम नहीं होता है, क्योंकि इतने एक्सीडेंट्स होते नहीं है, तो इतना प्रीमियम होता नहीं। लेकिन डॉक्टर जिंदल, आपको नहीं लगता ये इतना बेहद जरूरी इंश्योरेंस है, और अभी भी IRCTC का ये 35 पैसे का इंश्योरेंस
अब जाकर लोग बात करें, अब जाकर लोगों को पता चल रहा है कि देखिए जब वो टिकट लेते हैं तो वो 35 पैसे का इंश्योरेंस भी उनको मिलता है। इसकी जानकारी नहीं है। इसके लिए मुझे लगता है सरकार और रेलवे दोनों की तरफ से उस तरह से इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका जी, मैं आपसे कंप्लीटली एग्री करता हूं कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। इनफैक्ट आप मेरे से भी पूछिए, मैं काफी साल पहले ट्रैवल करता था, मेरे को भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी, क्योंकि अब जब ऑनलाइन टिकट बुक करते हो वो दिखाता है टिकट अवेलेबल है, आप फटाफट बुक करना चाहते हो, आप उसमें देखते नहीं हो कि वो इंश्योरेंस भरें नहीं भरें, और फिर वो इंश्योरेंस का पॉलिसी भी बाद में आती है, आपको नॉमिनी बाद में भरना होता है, और इसके बारे में इतना अवेयरनेस नहीं है। और ये अवेयरनेस क्रिएट करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी है। अगर आप मेरे से पूछेंगे प्रियंका जी, इसको कंपलसरी कर देना चाहिए। अभी 35 पैसा है, 35 पैसे का 70 पैसा है, 1 रुपये भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर ऐसे हादसे में अगर वो पॉलिसी है, वो 10 लाख रुपए बैंक में आते हैं, वो बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो मेरे से पूछेंगे तो इसे बाय डिफॉल्ट कंपलसरी कर देना चाहिए सबके लिए, चाहे वो बच्चे हैं, और बड़े ये खर्च हैं। क्या सरकार या रेलवे नहीं ले सकता है? क्यों वो 35 पैसा या 1 रुपया भी हो तो क्या ये सरकार को नहीं लेनी चाहिए इसकी जिम्मेदारी? सरकार को बिल्कुल ले लेनी चाहिए, बहुत बड़ा फिगर नहीं है। और आप ये देखिए कि लोगों को अच्छा भी लगेगा कि गवर्नमेंट ने हमें प्रोटेक्ट किया है। एंड देखिए, जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, जो आईआरसीटीसी पॉलिसी होती है, ये आईआरसीटीसी नहीं इश्यू करती है, ये इंश्योरेंस कंपनीज करती है। जब आप कोई पॉलिसी खरीदते हैं तो एक पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जब ऐसे हादसे होते हैं तो इसकी लाइबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर नहीं आती है, इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर आती है जो इसको अंडरराइट करती हैं। तो बेहतर है गवर्नमेंट ही उसका प्रीमियम दे दे, क्योंकि खर्चा गवर्नमेंट के ऊपर कम आएगा। राइट। गवर्नमेंट का काम यह है कि जो लोग इतनी सारी जब पॉलिसीज हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट का ये काम है। आई थिंक आपने पॉइंट अपना रख दिया है और मैं इससे बहुत अग्री करती हूँ। जो लोग हमारी बातचीत सुन रहे हैं, आप अग्री करते हैं या नहीं, प्लीज़ हमें अपने चैट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए कि गवर्नमेंट क्यों नहीं इसकी जिम्मेदारी ले लेती, क्यों नहीं गवर्नमेंट पे कर देती है इसको। क्योंकि अगर देख रहे हैं हम कि कम लोग खरीद रहे हैं तो गवर्नमेंट ही खरीदे। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है हमारी सुरक्षा, और इस तरह के अगर हादसों से हम गुजरते हैं तो अगर गवर्नमेंट हम अपनी तरफ से ये कदम उठाए तो कितना अच्छा हो, ज़्यादा लोग सिक्योर हो पाएंगे। क्योंकि मुझे सबसे बड़ा इस पूरे सिस्टम में जो वीक लिंक लग रही है वो ये है कि जो लोग जनरल बोगी में सफ़र करते हैं, जो टिकट काउंटर से टिकट खरीद रहे हैं, उन्हें ये बीमा नहीं मिल रहा है। तो सरकार क्यों नहीं इसे कंपलसरी कर देती है? एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, फिर हम ऑडियंस के सवाल लेंगे। कुछ लाइव सवाल भी आने शुरू हो गए। राहुल जी का सवाल आया हुआ है, दीपक आपका भी सवाल आया है। नमस्कार आप सभी को, हम आपका सवाल अभी ले रहे हैं। एक सवाल का जवाब मैं ले लूँ डॉक्टर जिंदल से। डॉक्टर जिंदल, मुझे ये बताइए, अगर किसी के पास है आईआरसीटीसी का बीमा, उसने प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना भी लिया हुआ है, उसके पास एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी भी है, मेरा मतलब है एक शख्स के पास मल्टीपल पॉलिसीज हैं, क्या सबका वो क्लेम ले सकते हैं? देखिए, इसमें 2 बातें हैं प्रियंका जी। सबसे पहली बात तो क्या है, ये जो 3 पॉलिसीज हैं, आईआरसीटीसी का ट्रैवल इंश्योरेंस, पीएमजेजे जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, और आप पर्सनल ले रहे हैं, तीनों अलग है। पहली बात तो, क्योंकि जो आप ये जो आईआरसीटीसी का ले रहे हैं, ये आप मोमेंटरीली ले रहे हैं, जिस समय आप ट्रैवल कर रहे हैं ये उसी समय के लिए वैलिड होता है। तो इसका हमारा जो पर्सनल एक्सीडेंट होता है, जो कि 1 साल के लिए आप लेते हो, उससे कोई कनेक्शन इसका नहीं है। तो ये तीनों पॉलिसीज अलग हैं और आप तीनों के लिए एलिजिबल हैं। आप तीनों में क्लेम करेंगे तो आपको पूरा पैसा मिलेगा। तो ये पहला है। दूसरी बात ये आएगी कि आपने, अगर हो सकता है, पर्सनल जो पॉलिसीज ली हैं वो एक से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनीज के साथ लिया है, हो सकता है आपने 10-10 लाख 3 पर्सनल इंश्योरेंस कंपनी से लिया है, तो क्या तीनों का क्लेम आएगा? तो उसका आंसर ये होगा प्रियंका जी कि जब इंश्योरेंस कंपनीज आपको पॉलिसी इशू करती हैं तो आपसे पूछती हैं आपका एग्जिस्टिंग कवर कितना है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर आपने कहीं और से भी पॉलिसी लिया है तो आप डिस्क्लोज करें, क्योंकि जो कंपनीज हैं वो आपको उतना ही इंश्योरेंस देगी जो उनके हिसाब से आपकी ह्यूमन वैल्यू है, आपके इनकम के हिसाब से अब जो एलिजिबिलिटी है वो आपको इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। तो मान के चलिए कि आप एलिजिबल हैं 1 करोड़ के लिए, और अगर आपने 1 करोड़ 3 पर्सनल कंपनीज पॉलिसी से ले लिया है तो आपको एक एक करके 3 करोड़ नहीं आएंगे, आपको बराबर 33 आएंगे, टोटल 1 करोड़ आएगा। Right. और तो ये पर्सनल पॉलिसीज का, बट जो ट्रैवल इंश्योरेंस आईआरसीटीसी का है और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति है वो इंडिपेंडेंट है, वो भी आपको मिलेगा।
ओके, तो बहुत ज़रूरी है कि इस तरह का बीमा आपके पास रहे, और रहे जब आपके पास है तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर पढ़िएगा। क्लेम लेने का तरीका जो बताया है उसमें कहीं भी मुझे ये नहीं दिखा कि डॉक्टर जिंदल ने कहा कि आपको रेलवे टिकट की ज़रूरत है। रेलवे टिकट इस तरह के हादसों में ऑब्वियसली लापता हो जाएगा, गुम हो जाएगा। आपको एक क्लेम फॉर्म भरना होगा, अपना एड्रेस प्रूफ देना है, कैंसिल चेक देना है, और रेलवे से 2 डॉक्यूमेंट, आपको एक पैसेंजर की लिस्ट और ये हादसा हुआ है ये सबमिट करना है इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके, ना कि IRCTC के पास जाकर। तो इसका ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा है आज का डॉक्टर जिंदल आपके साथ। शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। फिर मुलाकात होती है। बाय बाय। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। ओके, सो उम्मीद करते हैं कि अगर इस तरह के हादसे से आप कभी ना गुजरें, अगर गुजरें तो समझिए बीमा की अहमियत, कैसे खरीदना है, कैसे अपने परिवार वालों को लूप में रखना है कि आपके पास कौन सा बीमा है, किस टाइम फ्रेम में आपको क्लेम करना है, इसका भी ख्याल रखिएगा। चलिए, हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन जाते जाते आपको बता दें, आप इस तरह की सारी खबरें, आज हमने जिस बीमा की बात की, चाहे वो IRCTC का बीमा हो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा हो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, उनके बारे में कोई भी डिटेल अगर आपको चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आपको इससे जुड़ी कई सारी खबरें मिलेंगी, और केवल हिंदी में ही नहीं, हिंदी के अलावा भी 7 भाषाओं में पर्सनल फाइनेंस की खबरें आप पढ़ सकते हैं money9.com पर। हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बांग्ला, कन्नड़, तेलुगु में आपको मिलेगा पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खबरों का एक पूरा अपडेट, साथ में ऐसी खबरें जो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करेंगी। तो Money9 के वेबसाइट पर ज़रूर जाइएगा। आज के शो में जुड़ने के लिए शुक्रिया आप सभी का। मुझे दीजिए इजाज़त, कल मुलाकात होती है हेलो Money9 में। बाय।